यहां उपस्थित बच्चे, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, आज सुबह की बात है। मॉर्निंग किसी पार्क में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था। एक छोटा सा बच्चा, मेरे किसी कलीग का बच्चा था, क्लास 4th में पढ़ता है वो। और मॉर्निंग वॉक करते समय जस्ट ऐसे मैं उससे प्रश्न पूछना शुरू किया। छोटा सा बच्चा था, मैं चूंकि शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ हूं, सीबीएसई से जुड़ा हुआ हूं। सीबीएसई के पास मोर देन 24,000 स्कूल्स देश और दुनिया में हैं, 2 करोड़ बच्चे हैं। तो कई बार बच्चों से स्टोरीज निकलती हैं और उनसे सीखने को मिलता है, और वो चीजें हम लोग अपने करिकुलम में, अपने कोर्स में इन चीजों को लेकर के आते हैं। उस छोटे से बच्चे से मैंने पहला प्रश्न किया, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? उसने बोला साइंस। मैंने कहा कौन सी टीचर सबसे अच्छी लगती है? उसने बोला साइंस टीचर। मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ। मैंने कहा साइंस टीचर क्यों अच्छी लगती है? बोला वो डांटती नहीं है, हमको रीड करने के लिए कहती हैं, वो खुद नहीं पढ़ाती हैं। वो कहती हैं जो बुक्स में, और हर बच्चे को बुलाते हैं, कहा करके ये पोर्शन रीड करो। वो कहती हैं कि इससे तुम्हारी रीडिंग स्किल डेवलप होती है। मैंने कहा और क्या अच्छा लगता है उनका? उस बच्चे ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैग्नेट का, और बोला मैम हाथ में दे करके उससे एक्टिविटीज कराती हैं। हमने कहा उससे क्या मिलता है? बोला उससे हम सीखते हैं, उससे अनुभव करते, उससे मजा आती है। उस छोटे से बच्चे ने अपने टीचर के बारे में, सबसे अच्छी टीचर के बारे में, जिसको पसंद करता है, क्या बोलता है? वो डांटती नहीं है, बहुत प्यार करती हैं, मोटिवेट करती हैं। वो हम सबको खुद पढ़ाने का, सीखने का, बोलने का मौका देती हैं, और अपने हाथ से कुछ करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, अपने हाथ से जब हम करते तो हमें आनंद आता, उसको करने के लिए अवसर देते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे सामने अचानक भगवान आ जाए तो क्या वरदान मांगोगे? मालूम छोटे से क्लास 4th के बच्चे ने आज सुबह क्या बोला? सर मैं ईश्वर से वरदान मांगूंगा कि इस दुनिया से कूड़ा हटा दे। इमेजिन, छोटा सा बच्चा, नेचुरल, कहीं से उसने नहीं सोचा था मैं क्या पूछूंगा। और फिर उसको एक चीज और याद आई, सर गरीबी बहुत है, वो गरीबों की गरीबी मिटा दे। मैं उस भगवान से ये वरदान मांगूंगा, वो गरीबी मिटा दे और हमारे देश से, दुनिया से कूड़े की सफाई कर दे। अब मैंने अंतिम प्रश्न उस बच्चे से पूछा। अच्छा, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं, मैं सीबीएसई में हूं। अगर तुमको मुझसे कोई एक चीज मांगनी हो, क्या चेंज चाहोगे अपने स्कूल में? मैं सोच रहा था हो सकता है कुछ सिलेबस के बारे में बात करें, कुछ बुक्स के बारे में बात करें। मालूम है उसने क्या बोला? बोला मैं चाहूंगा सर आप गरीबों के लिए एक फ्री वाला स्कूल बना दें। तो हमने कहा फ्री स्कूल? बोला हाँ, जो फीस नहीं दे पाते, जो दिन में नहीं पढ़ पाते लेकिन रात में पढ़ना चाहते हैं, उसका आइडिया सुनिएगा। क्योंकि उसको लगता है ना कि बच्चे गरीब हैं, दिन भर काम करते हैं और भीख मांगते हैं, तो एक ऐसा फ्री वाला स्कूल बना दें जहां ये बच्चे फ्री में पढ़ सके, रात में पढ़ सके। एक चौथी का बच्चा सवेरे से मुझे लगभग 5 ऐसा ज्ञान दे गया जो मुझे अपने जीवन में शायद कहीं और से नहीं मिलता। इसलिए शिक्षा शुरू होती है घर से, जब बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप से, जब उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब उनको खाना सिखाते हैं, जब उनको बोलना सिखाते हैं, जब उनको अच्छी हैबिट सिखाते हैं, जब उनको अनुभव करने देते हैं, जब उनको हर काम अपने मन से करने की आजादी देते हैं। और जब यही छोटा सा बच्चा 3 साल 4 साल के बाद स्कूल में पहुंचता है तो अपने टीचर में अपनी उसी मां को ढूंढता है। कौन सी मां? जो घर में गलती करता है तो भी माफ करती है, भूख लगने के पहले उसको खाना खिलाती है, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। वही छोटा बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है और स्कूल के टीचर जब उसको कनेक्ट होते हैं उससे, वैसा ही वातावरण देते हैं जैसे उसको घर में मिलता है, तब उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर हमारे घर के माँ बाप बात बात पर बच्चों के साथ
टोका टोकी करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, इसके नंबर इतने आते हैं, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते? वो तो साइंस में बहुत अच्छा है, तुम साइंस क्यों नहीं लेते हो? उनका बच्चा डांस करने में बहुत अच्छा है, तुम्हें डांस करना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता। जब हमारे घर में माँ बाप अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे वो बच्चे डिस्करेज होते जाते हैं और धीरे धीरे बच्चों का जो विकास है वो रुकता जाता है। और जब स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं और हमारे टीचर्स सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो किताबों में लिखा है, तो बच्चे फिर ये रोट लर्निंग की तरफ बढ़ते जाते हैं। रोट लर्निंग के द्वारा ये सारी सफलता आपको मिल जाएगी, सारी सक्सेस रट करके, नॉलेज लेकर के आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या? आप अपने मां बाप से पूछिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, अपने समाज से पूछिए वो आपसे क्या चाहता है। तो भरोसा करिए कि आपकी ये सक्सेस जो पद की है, जो नौकरी की है, बहुत पीछे छूट जाती है। आपकी मां चाहती है कि उसका बेटा एक ऐसा इंसान बने जो अपना ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने मां बाप का ध्यान रखे, खुश रहे और सोसाइटी में उसका नाम रोशन करे। वो नहीं चाहती कि आप एक ऐसे डॉक्टर या इंजीनियर या ऑफिसर बने जो गलत कार्य करे और उसका नाम खराब हो। शिक्षा का उद्देश्य यही है, एक अच्छा इंसान बनाना। ज्ञान उसकी पहली सीढ़ी है, लेकिन उसकी अंतिम सीढ़ी, उसका एम नॉलेज नहीं है। आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। जैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी टीचर मिले, आपके माँ बाप उम्मीद करते हैं कि जब वो मार्केट में जाए तो उनको कोई चीट ना करे। जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कॉपियां ठीक से चेक की जाए। आपको 2 नंबर गलत मिलता है तो आपको कष्ट होता है। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो शिक्षा में रटने से नहीं आ सकती हैं। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम कैसे अपने स्कूलों में ऐसे बच्चे, ऐसे ह्यूमन बीइंग बढ़ाएं जो नौकरी और ज्ञान के साथ साथ एक खूबसूरत इंसान भी बन सके, क्योंकि वही आपके जीवन का असली एम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सामने है। आप लोग छोटे छोटे हैं, शायद इसकी चर्चा सुनी हो। शिक्षा नीति में ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर को हम बदलें, किस तरीके से आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम चेंज करें, किस तरीके से रोट लर्निंग को हम बदलें, कैसे आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दें, कैसे आपको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सिखाएं, कैसे आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप करें, आपको इनोवेटिव क्रिएटिव हम कैसे बनाएं, समस्याओं को सॉल्व करने की कला आप में कैसे डेवलप करें। ये एम आपकी शिक्षा नीति का है। जो बच्चे, जो स्कूल, जो माँ बाप, जो क्लास टीचर इस एम को लेकर के चलते हैं कि 5 या 6 सब्जेक्ट के पीछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और साइंस के पीछे उन बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करने, क्रिएटिविटी बनानी है, लीडरशिप डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी ले आनी है, वो बेहतर शिक्षा देते हैं। तो नई शिक्षा नीति ये उम्मीद करती है कि हमारे स्कूल अपने को बदलेंगे, और वो बदलाव तब तक नहीं संभव है जब तक हमारे टीचर्स हमारे बच्चों को कन्विंस नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मार्क्स लेकर के, आईआईटी में सिलेक्शन लेकर के एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर के भी शायद अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि लक्ष्य यह है कि इन चीजों के साथ आप स्किल्ड हों, आप कॉम्पिटेंट हों। आज इस अवसर पर चूंकि ये जो आपकी ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आप सुने हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आप आगे सुनेंगे जो आपके जीवन को बदलने का मादा रखती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा क्षण आता है जब उसके पूरे जीवन की राह बदल जाती है, और शायद
कोई न कोई अवसर आज नहीं तो कल आपको तलाशना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जो आपको एक लंबी उड़ान, एक लंबी छलांग देगा। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता लगभग 50 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद देश को आजादी तक लेकर जा पाए थे। यह छोटा कार्य नहीं था। क्या हम में साहस है कि हम 50 साल तक वेट कर सकते हैं? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 30 वर्षों तक संघर्ष करते रहे, उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। छोटी सी भी सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत और जुनून पैदा करना पड़ता है। कुछ भी पाना आसान नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सबने मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा, सुना है? हॉकी के प्लेयर थे ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। विदेश में किसी एक देश पे ध्यानचंद उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जब ओलंपिक्स के लगातार 3 गोल्ड मेडल इंडिया को मिले थे। ध्यानचंद किसी फॉरेन कंट्री में हॉकी का मैच हो रहा था और आधा टाइम बीत जाता और इंडियन टीम कोई गोल नहीं कर पाती, मैच बीच में रुकवा देते हैं। कहते हैं इस मैदान में कुछ गड़बड़ है। यह आत्मविश्वास उनमें था। कहते हैं इस मैदान में कुछ गड़बड़ है, मुझे इस मैदान की नाप लेनी है। और जब गोल पोस्ट नापा जाता तो गोल पोस्ट छोटा निकलता है। यह आत्मविश्वास था उनमें कि मैं अभी तक कोई गोल क्यों नहीं कर सका। एपीजे कलाम, उनके पिता मछुआरे थे। उनके पिता रामेश्वरम में समुद्र के किनारे एक छोटी सी बोट थी जिस पे जाकर के मछलियां पकड़ा करते थे, और एपीजे कलाम साइकिल पर अखबार बेचते थे। जब उनकी नाव टूट जाती है तो पूरा परिवार मजदूर हो जाता है, लेकिन एक सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने का जुनून पैदा करते हैं, और पूरा देश देखता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन एपीजे कलाम बनते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर ठान ले, जुनून पैदा कर ले, आत्मविश्वास ले ले, कड़ी मेहनत कर ले, तो आसमान तक पहुंच सकता है। ये जितने लोगों ने दुनिया को बदला है, जिन लोगों ने क्रांति की है, उनमें एक जो सबसे कॉमन चीज है वह है पैशन, जुनून, हार्डवर्क और क्रिएटिविटी। जितने बच्चे आज यहां बैठे हुए हैं, एक बार इस चीज को अगर वो गांठ बांध लें को जो कुछ है उससे बेहतर करना है, हर दिन नई चीज नए तरीके से सीखना और करना है, कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ जन्म लेना है, उस दिन से आपकी यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी अपनी स्टोरी में बताता हूं बच्चों। मैं एक सामान्य परिवार में गांव में पैदा हुआ था, और उस गांव से 8th में 8वीं में मैं शहर पहुंचता हूं, और फिर मेरी मां ने मेरे पिताजी से कहा कि इलाहाबाद इसको भेज दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद में जो बच्चा जाता है वो आईएएस बन जाता है। मुझे नहीं मालूम था आईएएस क्या होता है। मेरी मदर ने मेरे पिता से जिद करके मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेज दिया, और वहां का एक अलग वातावरण और वहां के 3 वर्ष की पढ़ाई, और उसके बाद मैं जेएनयू पहुंचता हूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और फिर उसी के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो जाता है। मेरी मां ने एक राह दिखाई थी कि ये वहां जाएगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, और वहां जाने के बाद मेरा रास्ता जेएनयू को होते हुए मैं सिविल सर्विसेज में पहुंचता हूं। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचा, डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है, क्रिएटिविटी की भरमार है वहां। आदमी अपनी थिंकिंग शुरू करता है। मेरा पहला टेस्ट लेते हैं मेरे प्रोफेसर और मुझे फेल कर देते हैं, 30% मार्क्स देते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैक्सिमम मार्क्स उसी तरह के आंसर में मुझे मिला करते थे। अच्छी राइटिंग में लिखता था, स्केच पेन से हेडिंग डालता था, 4 पेज 5 पेज का आंसर लिखता था, और मेरे टीचर ने मुझे, मेरे प्रोफेसर ने मुझे फेल कर दिया। मैं जाता हूं और लड़ाई लड़ता हूं कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वो बोलते हैं आपने क्या लिखा है इसमें। मैंने कहा सर
मैंने वन ऑफ द बेस्ट आंसर लिखा है और मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्हीं आंसर्स पे हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे। बोले इसमें आपका क्या है? मैं रिपीट करूंगा, आपने 4 पेज में जो लिखा इसमें आपका अपना क्या है? और मैं शॉक्ड था। मुझे जीवन में पहली बार किसी प्रोफेसर ने बताया था अपना भी कुछ होता है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने, आपका अपना क्या है? एवरीडे आप मैथ पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। आपकी टीचर ने अगर आपको एक नया प्रश्न बनाने की कला सिखा दी, आपके लिटरेचर की टीचर ने उसी पोएम से बेटर एक नई पोएम लिखने की कला सिखा दी, आपके साइंस के टीचर ने उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक नया एक्सपेरिमेंट करना आपको सिखा दिया, आपके सोशल साइंस के टीचर ने देश और समाज की समस्याओं से जुड़ी हुई एक नई समस्या का सलूशन देने का तरीका आपको सिखा दिया, आपको क्रिएटिव बना दिया, आपको इनोवेटिव बना दिया, आप अपनी सोच लेकर के आगे आ गए, फिर आपको जैक मा या एपीजे कलाम या तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन या मंडेला बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एक चीज ये ध्यान रखना बच्चों कि आगे वही बढ़ते हैं और आसमान वही छूते हैं जो अपने कदमों पर, अपने मजबूत इरादों पर अपना रास्ता बनाते हैं। एक छोटी सी पंक्ति है, एक छोटी सी 3 या 4 लाइन की कविता है, उसको बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक छोटी सी कविता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी ना करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।